नाउ दिस इज़ प्रोस्टेट पार्ट 2 मेडिकल मैनेजमेंट। जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी की होती है उसमें दो प्रॉब्लम होती हैं, एक स्टैटिक प्रॉब्लम और एक डायनामिक कंपोनेंट होता है। डायनामिक कंपोनेंट में स्मूथ मसल टोन बढ़ी हुई होती है, तो उसके लिए हम अल्फा 1A ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं जैसे टैमसुलोसिन या एल्फुजोसिन, विच रिलैक्स द स्मूथ मसल्स एंड दे हैव अ क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन विद इन डेज। दे एक्ट ऑन द डायनामिक कंपोनेंट। दिस इज द डायनामिक कंपोनेंट। साइड इफ़ेक्ट्स आर लेस, पोस्चरल हाइपोटेंशन एंड फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन। एक होता है स्टैटिक कंपोनेंट, ठीक है, यानी कि 5 अल्फा रिडक्टेज जो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, तो उसके लिए इनहिबिटर्स यूज़ करेंगे, फिनास्टेराइड, ड्यूटास्टेराइड। स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है इनका, वीक्स टू मंथ्स लग जाते हैं, लेकिन सस्टेन्ड एक्शन रहता है, मोर सस्टेन्ड एक्शन इज देयर, ठीक है। एंड दे लीड टू अ 50% रिडक्शन इन द PSA एंड अ 20 to 30% रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोस्टेट ओवर 6 months. PSA levels in a patient on 5 alpha reductase inhibitors should be assessed properly as they reduce the PSA levels. बेस्ट मेडिकल मैनेजमेंट रहेगी कि दोनों को कंबाइन कर दें। सर्जिकल मैनेजमेंट की इंडिकेशंस क्या होती हैं? अगर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी की वजह से अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रही है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, अगर मेडिसिन से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अगर एक्यूट या क्रोनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन है, अगर मल्टीपल एपिसोड्स हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, अगर एक एपिसोड है ग्रोस हेमेचूरिया का, तो सर्जिकली मैनेज करते हैं। अगर ब्लैडर में डाइवर्टिकुला बन गए हैं, स्टोन्स बन गए हैं, तो फिर सर्जिकली मैनेज करना है। अगर फ्लो रेट जो है लेस देन 10 मिलीलीटर पर सेकेंड है और प्रेशर इज़ मोर देन 80 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तो सर्जिकली मैनेज करना होगा। मोस्ट कॉमन सर्जरी जो करते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी में, दैट इज टर्प, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, एंड इट लीड्स टू अ 75% इम्प्रूवमेंट इन इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्पटम स्कोर। इंक्रीज इन फ्लो रेट, और इस सर्जरी से, टर्प सर्जरी से फ्लो रेट भी बढ़ जाता है बाय 9 to 18 मिलीलीटर्स पर सेकेंड। लेकिन सर्जरी के बाद ब्लैडर नेक जो है वो इनकम्पिटेंट हो जाती है, जिसके कारण हाई रेट रहता है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का, ठीक है। इस प्रोसीजर के दौरान कुछ फ्लूइड्स यूज़ होते हैं जैसे 5% डेक्सट्रोज जो कि हाइपोटोनिक है, ऐसे डिस्टिल्ड वाटर भी यूज़ होता है जो कि हाइपोटोनिक है, और आजकल आइसोटोनिक ग्लाइसिन यूज़ होने लगा है 1.5%, आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, आइसोटोनिक है। नॉर्मल सलाइन भी यूज़ होता है। हाइपोटोनिक फ्लूइड्स जो हैं जैसे कि 5% डेक्सट्रोज और डिस्टिल्ड वाटर, दे आर एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ टर्प सिंड्रोम, जिसमें कि डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है, क्योंकि ये फ्लूइड जो हम दे रहे हैं ये अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लैडर से। नॉर्मल सलाइन इज़ ओनली यूज्ड इफ़ बाइपोलर कॉटरी इज डन। बाइपोलर टर्प में ही नॉर्मल सलाइन फ्लूइड का यूज़ होता है, इरिगेशन फ्लूइड का। एंडोस्कोपिक व्यू ऑफ द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बिफोर एंड आफ्टर लेज़र टर्प। टर्प प्रोसीजर करने से पहले नैरो था प्री ऑपरेटिवली प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, लेकिन उसके बाद वाइड हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस टर्प प्रोसीजर के, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन सर्जरी के दौरान होती है हेमरेज, ठीक है। 5 o'clock और 7 o'clock पे कुछ आर्टरीज होती हैं जिनको बोलते हैं बेडेनोक्स आर्टरीज, और 10 o'clock पे कुछ आर्टरीज होते हैं जिनको बोलते हैं फ्लोक आर्टरीज। So Badenoch arteries, these are the most common vessels to bleed during the TURP procedure. These are the larger arteries arising from the inferior vesical artery. ये बड़ी वेसल्स होती हैं 5 o'clock और 7 o'clock पे। 10 o'clock पे स्मॉलर वेसल्स होती हैं। जो बड़ी वेसल्स हैं these arise from inferior vesical artery, Badenoch's arteries, और जो फ्लोक आर्टरीज हैं they are smaller arteries at 10 o'clock position, they lead to hemorrhage. फिर क्लोट रिटेंशन इज देयर, ठीक है। क्लोट रिटेंशन ब्लॉक्स फॉलीज कैथेटर, अगर क्लोट रिटेंशन हो रही है तो वो फॉलीज कैथेटर को ब्लॉक कर सकता है, एंड दिस इज़ प्रिवेंटेड बाय यूजिंग अ 3-way फॉलीज। 3-way फॉलीज का यूज़ करके इसको क्लोट रिटेंशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ब्लॉकिंग ऑफ द फॉलीज कैथेटर को प्रिवेंट कर सकते हैं। इरिगेशन बैग जिसको रखा हुआ है ऊपर, ड्रिप चैम्बर क्लैम्प के थ्रू, ट्यूब के थ्रू, ये ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर में जो एक पोर्ट है किसके लिए, इरिगेशन के लिए, इरिगेशन पोर्ट में जाके कनेक्ट हो जाती है। उस ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर में एक पोर्ट होती है ड्रेनेज बैग के लिए, ड्रेनिंग ट्यूबिंग से कनेक्ट होती है, और एक होती है पोर्ट फॉर द बलून, टू इन्फ्लेट द बलून, और जाके फिर ये कनेक्ट होता है ब्लैडर से। फॉलीज कैथेटर इज रिमूव्ड। टर्प प्रोसीजर करने के बाद 3 से 4 दिन बाद हम फॉलीज कैथेटर को रिमूव कर देते हैं। टर्प सिंड्रोम क्या होता है? इसमें डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रियम देखने को मिलता है, वाटर इंटॉक्सिकेशन, क्योंकि जो इरिगेशन में फ्लूइड्स यूज़ हो रहे हैं
एज द सर्जरी प्रोसीड्स वाटर विच इज़ हाइपोटोनिक विल मूव फ्रॉम यूरेथ्रा इनटू द ब्लड वेसल्स, ठीक है, क्योंकि हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस यूज़ कर रहे हैं टू इरिगेट। एंड अप्रोक्सीमेटली ड्यूरिंग सर्जरी 20 ml per minute फ्लूइड इज अब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लैडर। तो अप्रोक्सीमेट जो ड्यूरेशन है सर्जरी की वो 50 मिनट होती है। तो अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर कैन मूव इनटू द वेस्कुलर कंपार्टमेंट, और इसके कारण वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकती है। आइडियल हाइट जो इरिगेशन फ्लूइड की रहनी चाहिए वो 60 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। अगर 70 सेंटीमीटर कर दी तो फ्लूइड शिफ्ट और बढ़ जाएगा, ठीक है, ब्लैडर से ब्लड की तरफ। बिफोर सर्जरी अगर हम सोडियम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड चेक करते हैं, सर्जरी के बाद सोडियम की वैल्यू तो वही रहती है लेकिन ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाती है, जिसके कारण डायल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? सर्जरी के कुछ घंटे बाद पेशेंट विल हैव ऑल्टर्ड सेंसोरियम, हेडेक, नोजिया एंड वोमिटिंग। मैनेज कैसे करेंगे? अगर सोडियम के लेवल 120 मिली इक्विवेलेंट लीटर से ज़्यादा हैं तो फिर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन विल बी द ट्रीटमेंट। फ्लूइड कम लो, सोडियम को वेट करो नॉर्मल लेवल्स तक उसकी कॉन्सेंट्रेशन आने का। लेकिन अगर 120 से भी कम लेवल्स चले गए हैं तो देन इट इज़ सीवियर हाइपोनेट्रीमिया, और इसको फिर ट्रीट करने के लिए 3% हाइपरटोनिक सलाइन इन्फ्यूजन विल बी गिवन ग्रेजुअली देंगे 3% हाइपरटोनिक सलाइन। एक दिन में 8 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर से ज़्यादा करेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि रैपिड करेक्शन जो है वो सेंट्रल पोन्टाइन डीमाइलिनोसिस या माइलिनोसिस करवा सकती है। अगर रैपिडली करेक्ट कर दिए सोडियम लेवल्स, माइलिनोसिस ऑफ सेंट्रल पोन्स। इंसिडेंस हैज़ रिड्यूस्ड विद द आइसोटोनिक ग्लाइसिन, लेकिन आजकल जो है वो फ्लूइड हम हाइपोटोनिक यूज़ ही नहीं कर रहे, आइसोटोनिक ग्लाइसिन यूज़ कर रहे हैं। तो आजकल टर्प सिंड्रोम का इंसिडेंस कम हो गया है, और ना सिर्फ आइसोटोनिक ग्लाइसिन की वजह से ये हो रहा है बल्कि आजकल सर्जरीज भी फास्टर हो गई हैं। तो 50 मिनट लंबी सर्जरी नहीं चल रही, जिसके कारण वाटर इंटॉक्सिकेशन नहीं हो रही। ग्लाइसिन टॉक्सिसिटी हो जाती है लेकिन, ठीक है, वाटर इंटॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही लेकिन ग्लाइसिन टॉक्सिसिटी हो जाती है, क्योंकि आइसोटोनिक ग्लाइसिन यूज होता है। ग्लाइसिन अगर 500 सीसी से ज़्यादा दे दिया हमने और अब्जॉर्ब हो गया 500 सीसी से ज़्यादा, तो इट कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। Retrograde ejaculation is also a complication of TERP. It is the most common complication following TERP, and its incidence is 60 to 75%. ठीक है। Incontinence is also a complication if we go beyond verumontanum. Urethral structure is also a complication, and the most common site for urethral structure is bladder of neck. Bladder की neck of the bladder. यूजेज ऑफ लार्ज रिसेक्टोस्कोप, अगर प्रोसीजर के दौरान हमने रिसेक्टोस्कोप बहुत बड़ा यूज़ किया है तो उसके कारण मियोटल स्टेनोसिस हो सकता है। रीऑपरेशन इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेशन। रीऑपरेशन का इंसिडेंस भी 5 to 15% है। और क्या सर्जरीज कर सकते हैं हम टर्प प्रोसीजर के अलावा? होलैप कर सकते हैं और ट्यूलिप कर सकते हैं। होलैप मतलब होल्मियम लेज़र इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट, एंड ट्यूलिप का मतलब है ट्रांसयूरेथ्रल लेज़र इंसिजन ऑफ प्रोस्टेट। होलैप प्रोसीजर जो है वो इट इज़ हीमोस्टैटिक, कम ब्लड लॉस होता है, फास्टर सर्जरी है और डीप पेनिट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। ट्यूलिप प्रोसीजर भी कर सकते हैं। ओपन सर्जरीज आजकल नहीं करी जाती। रेट्रोप्यूबिक अप्रोच अगर हम सर्जरी के लिए यूज़ कर रहे हैं, प्रोस्टेट सर्जरी के लिए रेट्रोप्यूबिक अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मिलिन्स अप्रोच। रेट्रोप्यूबिक अप्रोच इज मिलिन्स अप्रोच। लेज़र्स मोस्ट कॉमनली कौन सी लेज़र यूज़ होती है? होल्मियम याग लेज़र। होल्मियम याग लेज़र। बेस्ट इज़ कटप्पा ग्रीन लाइट लेज़र। अगर लेज़र सर्जरी कर रहे हैं प्रोस्टेट की तो होल्मियम याग लेज़र या फिर कटप्पा ग्रीन लाइट लेज़र यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वेवलेंथ होती है 532 नैनोमीटर्स। इट इज़ हीमोस्टैटिक, सो इट इज़ यूज्ड इन पेशेंट्स हु आर ऑन एंटीकोएगुलेंट्स एंड इट इज़ अ फास्टर सर्जरी। तो कटप्पा ग्रीन लाइट सर्जरी, ग्रीन लाइट लेज़र। पिराड्स इज़ द ग्रेडिंग यूज्ड फॉर MRI में जो लिखा आती है ग्रेडिंग, पीरियड्स प्रोस्टेट वाली, ठीक है। तो पीरियड्स 1 2 3 4 5 ये दिखाता है कि कितनी हाईली लाइकली है क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कैंसर होना। अगर पीरियड्स 1 है तो इट इज़ वेरी अनलाइकली टू हैव अ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कैंसर, लेकिन अगर पीरियड्स 5 है तो इट इज़ वेरी हाई लाइकली दैट इट विल बी अ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कैंसर, एंड इट इज़ यूजुअली रिपोर्टेड ऑन द MRI। प्रोस्टेट कैंसर पढ़ेंगे। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं प्रोस्टेट कैंसर के? एज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। 90% चांस हो जाते हैं अगर 90 साल से ऊपर एज हो गई है तो। टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने के कारण ये भी मतलब एक रिस्क फैक्टर है, इंक्रीज इन द टेस्टोस्टेरोन। अफ्रीकन अमेरिकन मेल्स, BRCA2 म्यूटेशन इज मोर कॉमन देन BRCA1 जीन, ठीक है। ओबेसिटी इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर। मोस्ट कॉमन जीन जो है वो है GSTP1 म्यूटेशन, GSTP1 म्यूटेशन।
स्क्रीनिंग करते हैं डन एनुअली, 50 साल के बाद हम हर साल स्क्रीन करते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से और पीएसए से या फिर कॉम्बिनेशन से। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होगी वो ट्रस्ट गाइडेड ट्रिगर्ड बायोप्सी होगी, ठीक है। लिम्फ नोड स्टेटस चेक करते हैं, उसमें लोकल स्टेजिंग चेक करते हैं, किससे? बायोप्सी से नहीं, मल्टी पैरामीट्रिक प्रोस्टेटिक एमआरआई से, जिसको बोलते हैं एमपी एमआरआई। उसमें हम लोकल स्टेजिंग पता लगा सकते हैं, लिम्फ नोड स्टेटस पता लगा सकते हैं और इवेल्युएट कर सकते हैं रिकरेंस के चांसेस, और फॉलोअप भी हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि फॉलोअप की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। सो एमपी एमआरआई, मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई। स्प्रेड, लोकल स्प्रेड होता है टू द सेमिनल वेसिकल्स एंड रेक्टम, लोकली स्प्रेड हो जाती है ये कैंसर सेमिनल वेसिकल्स और रेक्टम के पास। और लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, लिम्फेटिक्स आर द फर्स्ट टू बी इन्वॉल्व एंड ऑब्चुलेटर लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व। डिस्टेंट मेटास्टेसिस के लिए बोन्स में सबसे ज़्यादा जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में, क्योंकि बास्टन्स प्लेक्सस ऑफ वाल्वुलस वेन्स आर देयर। ये प्लेक्सस जो होता है बास्टन्स प्लेक्सस जो कि वर्टिब्रल कॉलम की तरफ जाता है, इट डज नॉट हैव वाल्व। मोस्ट कॉमनली जो वर्टिब्रा इन्वॉल्व होती हैं वो लंबर वर्टिब्रा। जो टाइप होता है मेटास्टेसिस का वो ऑस्टियोब्लास्टिक होता है, उसके बाद ऑस्टियोलिटिक। बोन स्कैन करते हैं, अगर पीएसए 10 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से ज़्यादा है या फिर ग्लीसन स्कोर 7 से ज़्यादा है या फिर सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है तो बोन स्कैन करते हैं। बोन स्कैन में हमें ब्लैकिश डिपॉजिट्स दिखते हैं अगर मेटास्टेसिस है तो, जैसे ये ब्लैकिश डिपॉजिट्स दिख रहे हैं बोन मेटास्टेसिस में। फिर है ग्लीसन स्कोरिंग। ग्लीसन स्कोरिंग जो है इट इज़ अ ट्रेडिशनल ग्लीसन स्कोर, और आजकल फॉलो हो रहा है न्यू ग्रेडिंग सिस्टम ग्रुप 1 to 5। पहले ग्लीसन स्कोरिंग यूज होता था, स्कोर 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इसमें क्या होता था कि ग्लीसन स्कोर 6 है अगर 3+3 का मतलब है कि इंडिविजुअल डिस्क्रीट वेल फॉर्म्ड ग्लैंड्स हैं, वेल फॉर्म्ड ग्लैंड्स है तो मतलब 3, ठीक है। तो सिर्फ वेल फॉर्म्ड ग्लैंड्स ही हैं तो मतलब 3+3 यानी 6। अगर प्रीडोमिनेंटली वेल फॉर्म्ड ग्लैंड्स हैं तो इसमें हम दो तरह के ग्लैंड्स के टाइप देखते हैं, एक तो मोस्ट कॉमनली जो ग्लैंड का टाइप दिख रहा है और एक फिर सेकंड मोस्ट कॉमन जो ग्लैंड का टाइप दिख रहा है, वो दोनों देखते हैं, उसके बेसिस पे स्कोर देते हैं। तो मोस्ट कॉमन अगर सिर्फ ही डिस्क्रीट वेल फॉर्म्ड ग्लैंड्स हैं तो फिर दोनों का स्कोर 3 होगा और 6 हो जाएगा। अगर प्रीडोमिनेंटली यानी मैक्सिमम जो ग्लैंड्स हैं वो वेल फॉर्म्ड ग्लैंड्स हैं और लेस कॉमनली यानी कि सेकंड मोस्ट कॉमन जो ग्लैंड्स हैं वो पुअरली फॉर्म्ड या फिर फ्यूज्ड या फिर क्रिब्रोफॉर्म ग्लैंड्स हैं, तो इंडिविजुअल का अगर स्कोर देखेंगे तो इसका होगा 3 और इसका होगा 4, तो 3+4 is 7। फिर अगर मैक्सिमम ग्लैंड्स पुअरली फॉर्म्ड या फ्यूज्ड हैं या क्रिब्रिफॉर्म ग्लैंड्स हैं तो फिर उसका स्कोर 4 होगा, और सेकंड मोस्ट कॉमन अगर जो है वो वेल फॉर्म्ड ग्लैंड्स हैं तो उसका स्कोर 3 होगा, 4+3 is 7। तो दोनों का स्कोर 7 होने के बावजूद ये ज़्यादा डेंजरस है, इट इज़ मोर सीवियर यानी ग्रेड 3 है, क्योंकि इसमें प्रीडोमिनेंटली पुअर फॉर्म्ड ग्लैंड्स हैं। अगर ओनली पुअरली फॉर्म्ड ग्लैंड्स हैं, ठीक है, अगर सिर्फ पुअरली फॉर्म्ड ग्लैंड्स हैं तो 4+4 हो जाएगा, या फिर अगर प्रीडोमिनेंटली वेल फॉर्म्ड ग्लैंड्स हैं विद अ लेसर कंपोनेंट ऑफ लैकिंग, ठीक है, प्रीडोमिनेंटली तो वेल फॉर्म्ड है लेकिन अ लेसर कंपोनेंट जो है वो लैक कर रहा है, या फिर प्रीडोमिनेंटली लैकिंग ग्लैंड्स हैं विद अ लेसर कंपोनेंट ऑफ वेल फॉर्म्ड ग्लैंड्स, तो इन सब में 4+4 रहता है, दैट इज़ 8। फिर अगर लैक्स ग्लैंड फॉर्मेशन है ही नहीं है, फिर नेक्रोसिस हो रहा है, या फिर विदाउट पुअरली फॉर्म्ड फ्यूज्ड और क्रिब्रिफॉर्म ग्लैंड है ही नहीं, तो 9 to 10 इज द ग्लीसन स्कोर, ग्रेड 5। प्रोस्टेट कैंसर जो है इट इज़ अ हेट्रोजेनस एडिनोकार्सिनोमा, अलग अलग टाइप्स की ग्लैंड्स दिखती हैं। मोस्ट कॉमनली अकरिंग ग्लैंड टाइप एंड सेकंड मोस्ट कॉमनली अकरिंग ग्लैंड टाइप आर स्कोर्ड इन द ग्लीसन स्कोर, मोस्ट कॉमनली अकरिंग एंड सेकंड मोस्ट कॉमनली अकरिंग टाइप, क्योंकि हेट्रोजेनस है। 1 is well differentiated and 5 is poorly differentiated, ठीक है। मिनिमम स्कोर जो रहता है वो 2 रहता है, मैक्सिमम स्कोर 10 रहता है, ठीक है। 1+1 is 2, 5+5 is 10। इन डिफरेंट ग्लैंड्स को हम 1 से लेकर 5 तक स्कोर देते हैं और ऐड कर देते हैं, तो मोस्ट कॉमनली में अगर 1 आ रहा है और सेकंड मोस्ट कॉमनली में भी 1 आ रहा है तो फिर 1+1 is 2, दैट इज़ मिनिमम स्कोर। और मोस्ट कॉमनली में 5 आ रहा है, सेकंड मोस्ट कॉमन में भी 5 आ रहा है तो 5+5 is 10, दैट इज़ द मैक्सिमम स्कोर। हायर द स्कोर पुअर द प्रोग्नोसिस। ग्लीसन स्कोरिंग अगर लो है तो ग्रुप 1 हो जाता है, यानी कि स्कोर अगर
6 या 6 से कम है तो ग्रुप 1 है, दैट इज़ ISUP ग्रेडिंग। ग्लेसन स्कोर अगर 7 है यानी 3+4 टाइप है तो ग्रेड 2 है। अगर ग्लेसन 4+3 7 है तो फिर ग्रुप 3 है। अगर 8 है तो 4 है और 9 to 10 है तो 5 है। फिर TNM स्टेजिंग देखते हैं। TNM स्टेजिंग में X होता है यानी नॉट असेस्ड, 0 मतलब नो एविडेंस, T1 में ABC, T2 में ABC, T3 में AB और T4 सीवियरिटी बढ़ती रहती है। जैसे पहले होता है कि क्लिनिकली ट्यूमर ना तो पल्पेबल है ना विजिबल है इमेजिंग के साथ, ठीक है। फिर ट्यूमर जो है वो हिस्टोलॉजिक फाइंडिंग पे दिख रही है, इंसिडेंटल फाइंडिंग, ठीक है। इन 5% और लेस ऑफ द टिश्यू रिसेक्टेड, जो टिश्यू रिसेक्ट किया है उसके 5% रीजन में दिख रही है ट्यूमर या उससे कम। लेकिन अगर उससे ज़्यादा दिख रही है ट्यूमर जो रिसेक्ट किया उसमें उसके 5% या उससे ज़्यादा में दिख रही है ट्यूमर, तो इट इज़ मोर सीवियर। अगर ट्यूमर आइडेंटिफाई नीडल बायोप्सी पे हो जा रही है, ठीक है, तो फिर इट इज़ मोर सीवियर। अगर ट्यूमर कन्फाइंड है प्रोस्टेट में और फिर ट्यूमर इन्वॉल्व कर रही है हाफ ऑफ द लोब या फिर उससे कम, उसके बाद है कि अगर हाफ ऑफ द लोब या उससे ज़्यादा, उसके बाद है दोनों लोब्स, उसके बाद है प्रोस्टेट कैप्सूल तक एक्सटेंड होगी, उसके बाद है एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सटेंशन होगी यूनिलैटरल या बायलैटरल, उसके बाद है सेमिनल वेसिकल्स तक पहुंच गई है, उसके बाद है ट्यूमर फिक्स है और एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स तक पहुंच गई है जैसे कि ब्लैडर और नेक, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, रेक्टम, लिवेटर एनियाई मसल्स और पेल्विक वॉल। अर्लियर जो क्लासिफिकेशन यूज़ होती थी वो ज्यूइश एंड विटमोर क्लासिफिकेशन थी प्रोस्टेट कैंसर में। Partin tables and D'Amico score. It is a score and tables. Partin tables and D'Amico score, and these are used to evaluate the risk of recurrence. उसको evaluate करने के लिए D'Amico score और Partin tables का यूज़ होता है। इसमें Gleason score इंक्लूड होता है, PSA और स्टेजिंग। मैनेज कैसे करते हैं प्रोस्टेट कैंसर को? अर्ली प्रोस्टेट कैंसर हो सकती है, लोकली एडवांस हो सकती है और मेटास्टेटिक। अगर अर्ली प्रोस्टेट कैंसर है यानी कि T1 है या T2A है तो 2 ग्रुप्स हो सकते हैं, या तो लेस देन 70 ईयर्स जिसमें सीवियर ग्रेड्स हैं, 3 4 5 ग्रेड्स हैं, एज कम है, ग्लेसन स्कोर ज़्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा है, ठीक है, तो रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी करते हैं, मॉर्बिड प्रोसीजर होती है। अगर एज 70 से ऊपर हो गई है, ग्रेड लेस सीवियर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ लेस, ठीक है, और स्लो प्रोग्रेशन हो रहा है तो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, ऑब्जर्व करेंगे और सर्वेलेंस करेंगे। रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी इज द प्रोसीजर। रोबोटिक असिस्टेड लेप्रोस्कोपिक प्रोस्टेटेक्टमी दैट इज RALP आर डन नाउअडेज। नर्व प्रिजर्विंग RALP सर्जरीज आर डन क्योंकि कैवर्नस नर्व विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन दैट इज प्रिजर्व्ड। प्रोस्टेट टिल द, इसमें क्या करते हैं रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी में, एक्सटर्नल स्फिंक्टर तक हम प्रोस्टेट को रिसेक्ट कर लेते हैं, साथ में सेमिनल वेसिकल्स, यूरेथ्रा को अनेस्टमोस कर लेते हैं एंड ब्लैडर की नेक के साथ, लिम्फ नोड्स भी रिमूव कर देते हैं। कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं सर्जरी की, सेप्सिस, इनकॉन्टिनेंस और इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स। लोकली एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर में क्या होता है, T2B, T3 और 4 और लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है, उसमें भी फिर 2 ग्रुप्स आ जाते हैं। पहला ग्रुप वही 70 साल से कम है, ग्रेड सीवियर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 से ज़्यादा है, तो पहले रेडियोथेरेपी करते हैं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है रेडियोथेरेपी पे तो फिर हम थेरेपी देते हैं, ADT थेरेपी, एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी, ठीक। और अगर रेजिडुअल डिजीज़ बच जाती है तो फिर रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी करते हैं, सर्जरी करते हैं। ग्रुप 2 में 70 साल से ज़्यादा है, ग्रेड लेस सीवियर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, स्लो प्रोग्रेशन है, तो रेडियोथेरेपी करते हैं प्लस माइनस ADT थेरेपी और हार्मोनल थेरेपी। रेडियोथेरेपी प्रोस्टेट कैंसर में हम इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी करते हैं, IMRT, 76 से 86 ग्रेज की, और ब्रैकीथेरेपी भी कर सकते हैं जिसमें आयोडीन 125 और पैलेडियम 103 आइसोटॉप्स यूज़ करते हैं। पैलेडियम 103, आयोडीन 125। मेजॉरिटी में 50 to 60% ऑफ लोकली एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर जो है वो मेटास्टेसिस डेवलप कर लेगी 3 से 5 साल में, ठीक है। फिर मेटास्टेटिक प्रोस्टेटिक कैंसर, मीडियन सर्वाइवल 3 से 5 साल है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी, आइदर बाय सर्जिकल, कैसे करेंगे डिप्राइव एंड्रोजन्स को, या तो सर्जिकल मेथड से जिसमें कि हम टेस्टिस को कट कर सकते हैं, बायलैटरल ऑर्किडेक्टमी, कास्ट्रेशन, या फिर मेडिकल कास्ट्रेशन कर सकते हैं यूजिंग LHRH एनालॉग्स लाइक गोसरेलिन, ब्यूसारेलिन, दे आर अवेलेबल एज 1, 3, 6 months डिपोर्ट इंजेक्शंस, या फिर LHRH एंटागोनिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं जैसे डिगारेलिक्स फॉर मेडिकल कास्ट्रेशन।
And these LHRH analogs or LHRH antagonists have to be combined with anti-androgens like flutamide, enzalutamide, abiraterone. ठीक है, क्योंकि ये LHRH एनालॉग्स या एंटागोनिस्ट यूज़ करने के 10 दिन बाद जो है टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स में स्पाइक होती है। यहाँ पे जो वर्ड है एंटी एंड्रोजन्स, इसकी जगह पे आएगा ये LHRH एनालॉग्स। उनके यूज़ के 10 दिन के बाद जो है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल स्पाइक करता है, यानी PSA फ्लेयर होता है। ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए साथ में हम एंटी एंड्रोजन्स कंबाइन करते हैं। कुछ साल बाद एंटी एंड्रोजन थेरेपी के क्या होता है कि ट्यूमर जो है वो हार्मोन रेजिस्टेंट हो जाती है, एंटी एंड्रोजन थेरेपी रेजिस्टेंट हो जाती है। तो उसके बाद हमें फिर कीमोथेरेपी देनी होती है, टी सेल वैक्सीन देनी होती हैं। कीमोथेरेपी में पैक्लिटेक्सेल और काबाजिटेक्सेल, टी सेल वैक्सीन में हम देते हैं सिप्लियोसेल टी विच इज़ CD54 एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हार्मोन रेजिस्टेंट ट्यूमर में देते हैं सिप्लियोसेल टी या फिर CD54 एक्सट्रैक्ट या फिर कीमोथेरेपी पैक्लिटेक्सेल काबाजिटेक्सेल। अगर हार्मोन रेजिस्टेंट बोनी मेटास्टेसिस है तो फिर रेडियो फार्माक्यूटिकल थेरेपी देंगे, रेडियो फार्माक्यूटिकल थेरेपी हार्मोन रेजिस्टेंट बोनी मेटास्टेसिस। इसमें रेडियम 223 स्ट्रोंशियम 89 यूज़ करते हैं, अल्फा रेज। मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर जो है वो स्टेज है डिजीज़ की। PSA इज यूज्ड एज ए ट्यूमर मार्कर टू आइडेंटिफाई रिकरेंसेस एंड दैट इज ऑल अबाउट प्रोस्टेट पार्ट 2।